एवरीवन, वेलकम टू सिविल चैप हिमाचल। तो आज जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एचपी टीजीटी कमीशन के लिए कौन सा सिलेबस है जो केमिस्ट्री सेक्शन से पूछा जाएगा, और साथ में ही हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो दैट कि एचपी टीजीटी कमीशन की जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आने वाली है, और इसमें जो है वो हमें बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो देखने को मिलेगी। सो दिस इज द हाई टाइम फॉर बूस्ट अप योर प्रिपरेशन। तो इसीलिए सिविल स्टेप हिमाचल ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हमारे एचपी टीजीटी कमीशन मेडिकल, एचपी टीजीटी कमीशन फॉर नॉन मेडिकल एंड एचपी टीजीटी कमीशन फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों के लिए जो न्यू बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 24 अप्रैल 2023 से। सो दिस इज द हाई टाइम कि आप जो है यहाँ पे अपने आप को एनरोल करवा सकते हो, और यहाँ पे आपको हर रोज डेमो लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और बहुत सारे वीडियो सॉल्यूशंस जो हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब हम सिलेबस से, जिसमें मैं आज जो है इस वीडियो में डिस्कस करूंगी केमिस्ट्री सेक्शन से क्या सिलेबस है। एज यू ऑल नो दैट कि एचपी टीजीटी कमीशन फॉर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल के लिए केमिस्ट्री सेक्शन से जो है वो 30 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। मतलब 30 तो लास्ट लेके चलो कि 30 क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीन केमिस्ट्रीज में जो है सेक्शन वाइज जो है वो पेपर डिवाइड हुआ होता है। कुछ क्वेश्चन हमें इनऑर्गेनिक से देखने को मिलते हैं, कुछ फिजिकल से और कुछ जो है वो ऑर्गेनिक से देखने को मिलते हैं। तो चलो वन बाय वन हर एक केमिस्ट्री सेक्शन से हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ से जो है वो 6 to 7 या 7 to 8 क्वेश्चन जो है वो हमें हर बार पेपर में देखने को मिले हैं। तो उसमें से उसका क्या क्या सिलेबस है, जैसे कि आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है दैट इज जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम डिफरेंट वेरियस रिएजेंट्स के बारे में और रिएक्शंस के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। और अगर मैं उसके बाद बात करूं तो हाइड्रोकार्बन इज द सेकंड चैप्टर जहां से क्वेश्चन आएगा। देन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, हेलोअल्केन्स, हेलोएरीन्स, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, फिर उन सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स की प्योरिफिकेशन किस तरीके से की जाती है, उनके डिस्टिंक्शन टेस्ट, एंड एट द एंड आपने पर्टिकुलर रिएक्शंस में, पर्टिकुलर चैप्टर्स में जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस पढ़ी हैं उन सबको कंबाइन करके एक चैप्टर बनता है जिसका नाम है नेमिंग रिएक्शन। क्लियर है इतनी सी बात। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सिलेबस है जो एचपी टीजीटी कमीशन फॉर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन चीजों को जो है वो बेसिक भी पढ़ के जाते हैं तो आप आराम से जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर है। तो चलो वन बाय वन चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है जो आप लोग स्टडी करते हो दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। वैसे तो हम हाइब्रिडाइजेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं उसमें हम सिर्फ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं, चाहे फिर वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, या फिर हाइड्रोकार्बन्स है, या फिर हेलोएरीन्स हैं, या फिर एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप है या सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हैं। जब हम उनकी हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करेंगे तब हम उसे क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम्स। और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला। ठीक है, आगे बात करूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज आईयूपीएससी नेमिंग के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली जो है वो आता ही आता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल सा देखा गया है कि आपको कोई रिएक्शन दे दी गई होगी और पूछा होगा कि बताओ इसमें कौन एज अ न्यूक्लियोफाइल एग्जिस्ट कर रहा है, कौन जो है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एक्ट कर रहा है। या फिर उन्होंने 4 ऑप्शन दिए होते हैं और पूछा होता है कि बताओ इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा इसमें न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है। ऐसे ही जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें आप सारे के सारे जो जितने भी इफेक्ट्स लगते हैं जब हम किसी भी चीज की एसिडिटी को मेजर कर रहे हैं या बेसिडिटी को मेजर कर रहे हैं या फिर मॉडल ऑफ रिएक्टिविटी निकाल रहे हैं, तो उनके लिए जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हम उन चीजों के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। लाइक आपका हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट आपका हो गया, देन कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इन सब चीजों के बारे में जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाले चैप्टर में जो है वो स्टडी करते हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। देखो अभी तक एचपीटीजीटी कमीशन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है वो मेनली जो है कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन शायद 2020 में, या मतलब मुझे याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन पेपर था, उसमें जो है वो कार्बीन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। सो नो डाउट कि हमें ज्यादा डीप में तो नहीं जाना है, लेकिन हर एक इंटरमीडिएट के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजों का पता होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। एटलीस्ट इनकी प्रॉपर्टीज क्या है वहां तक जो है वो आपको पता होना चाहिए। सो रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम पढ़ते हैं कार्बोकेटाइंस, कार्बोएनाइंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, इन चीजों के बारे में जो है वो हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। क्लियर है? आगे बात करूं रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो SN1 टाइप, SN2 टाइप मैकेनिज्म, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। साथ में टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी होती है, जैसे एडिशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, या और भी जो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से रिएक्शंस आगे कंटिन्यू हो रही हैं, वो सारी चीजें हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म वाले में वो सारी की सारी चीजों को स्टडी किया जाता है। क्लियर है? ऐसे ही बात करूं लास्ट में, देन स्टीरियोकेमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी चैप्टर। यहां से भी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला है। क्लियर है? सो यहाँ पे हम सबसे पहले जिस टॉपिक की बात करते हैं कि आइसोमेरिज्म से 110% श्योर जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कायरलिटी के ऊपर, ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर, या फिर आपसे सिंपल वो पूछ लेगी कि कौन सा इसमें से सुपर इम्पोजेबल है, कौन जो है वो इम्पोजेबल है, इन चीजों के बारे में हम सब कुछ स्टडी करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में। या फिर आपको उन्होंने हेक्सेन की कंफर्मेशन दे दी होगी, चेयर, बोर्ड, ट्विस्ट चेयर, और पूछा होगा कि बताओ सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो कौन सी कंफर्मेशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1 दैट इज जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यहाँ से जो है हर एक पार्ट से जो है वो क्वेश्चन देखा गया। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर था आपका केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से ही हमें पता चलता है कि हम कार्बन और हाइड्रोजन की केमिस्ट्री के बारे में जो है वो इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है वो हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के बारे में स्टडी करते हैं, इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एट द एंड इनके यूजेस। देखो टीजीटी कमीशन के लिए जो यूजेस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं भी किसी भी कंपाउंड का अगर यूज देखने को मिलता है, सो कीप इट रिमेंबर। Why? Because this is important, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पेपर में देखे जाते हैं। क्लियर है? सो इसमें जो है हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। साथ में ही इसमें जितने भी रूल्स प्रेजेंट है, लाइक आपका पॉपअप रूल हो गया, सेड्जर रूल हो गया, मार्कोनिकॉफ रूल हो गया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो गया, जो भी इन रिएक्शंस में रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं, वो हर एक चीज जो है वो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिसे आप क्या कहते हो, एमीन्स कहते हो। एंड सेम एमीन्स में भी आप जो चीज स्टडी करते हो दैट इज द इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड इसमें जो है वो कुछ डिस्टिंक्शन टेस्ट होते हैं कि अमीन्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाए जिससे हमें ये पता चल सके कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। वो हम अमीन्स वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। और एट द एंड डाइट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इनके यूजेस आते हैं, वो भी पेपर में क्वेश्चन देखा गया है। क्लियर है? अब आगे देखिए ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है वो हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर्स, अल्कोहल्स और फिनोल्स के बारे में जो है वो डिटेल में स्टडी करते हैं। जो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि वहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट इनके चैप्टर में जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस आती हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड साथ में एंड में आ जाएंगे आपके यूजेस कि कौन सा कंपाउंड जो है वो किस में पर्टिकुलर यूज किया जाता है। वो सारी की सारी चीजें जो है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में स्टडी करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, एंड हेलोएरीन्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से जो है एक दो क्वेश्चन तो है हर पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है। क्लियर है? इसमें आप वुड्स रिएक्शन, वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वॉर्ट्ज रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, इन सभी रिएक्शन के बारे में जो है वो डिटेल में स्टडी करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको इसके बारे में फैक्ट्स पता है, आपको चीजें याद है, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज आप इसमें तुक्के नहीं मार सकते, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
क्योंकि पॉलीमर क्या है, इफ यू डोंट नो कि नाइलिन 66 जो है वो किसके एडिशन से बना था, वो एडिशन पॉलीमर था या फिर वो कंडेंसेशन पॉलीमर था, तो आप वहां पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सो पॉलीमर्स में हम जो है वो मोनोमर यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में स्टडी किया जाता है। और एट द एंड एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा जाता है। उनके लिए कौन कौन सा मोनोमर जो है वो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना जरूरी है। एंड लास्ट में जो है इनके यूजेस जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चन पूछा भी गया है। जैसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो है वो किस पॉलीमर से बनाई जाती है, देन केवलर से जो है वो बनाई जाती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं। या फिर उन्होंने पूछा हुआ था कि बेकेलाइट के मोनोमर यूनिट क्या होते हैं, ये नाइलन 66 जो है वो एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन है, देन नाइलन 66 इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर बिकॉज इट इज formed by the combination of the two reactions with the evolution of some byproduct, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। क्लियर है। ऐसे ही सेम चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स या फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो मेडिकल वालों के लिए तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नॉन मेडिकल वालों को भी यहाँ से कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे लास्ट टाइम उन्होंने पूछा हुआ था कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है उनके मोनोमर यूनिट्स क्या होते हैं। क्लियर है। तो डोंट लीव दिस चैप्टर, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से भी पूछा जाता है। मेडिकल वालों के लिए ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नॉन मेडिकल वालों को बेस लेके तो इस चैप्टर को स्टडी करना ही करना है। क्लियर है। उसके बाद आता है प्योरिफिकेशन टेक्निक्स की। अगर मैं बात करूं तो प्योरिफिकेशन टेक्निक्स में जो है वो हमें कुछ टेक्निक्स जो है वो हम मेटलर्जी में भी पढ़ते हैं, जो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बट अगर किसी कंपाउंड के पर्टिकुलर प्योरिफिकेशन के बारे में बताया गया है तब जो है वो हम प्योरिफिकेशन टेक्निक के बारे में भी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। वैसे तो अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन मुझे देखने को मिला है, बट फॉर द गुड सेक ऑफ नॉलेज ये चैप्टर करना भी क्या है, इंपॉर्टेंट। लास्ट डिस्टिंक्शन टेस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज डिस्टिंक्शन टेस्ट से एक या दो क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलते ही मिलते हैं। जैसे उन्होंने पूछ लिया कि सिल्वर मिरर टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, या फिर टॉलेंस रिएजेंट जिसे आप सिल्वर टेस्ट ही कहते हैं वो किसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया, आपके डाई टेस्ट हो गए। तो ये सारी चीजें जो है वो हम डिस्टिंक्शन टेस्ट में स्टडी करते हैं। क्लियर है। लास्ट में है नेमिंग रिएक्शंस। नेमिंग रिएक्शंस आप ऑलरेडी सारे चैप्टर्स में पढ़ते ही हो, तो बस उनको कंबाइन करके लास्ट में एक चैप्टर बना दिया जाता है कि नेमिंग रिएक्शंस है। और उन नेमिंग रिएक्शंस में जो मेन चीज है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो अभी तक मेरे को देखने को मिला है दैट इज वुड्स रिएक्शन, वुड स्प्लिटिंग, रिमर-टाइमन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, हंट-स्टिकर रिएक्शन। इन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले। वुड्स रिएक्शन और वुड स्प्लिटिंग पर तो हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। सो दैट इज व्हाई नेमिंग रिएक्शंस जो है वो याद करके जानी है। एंड स्पेशली अगर किसी रिएजेंट में, अगर किसी रिएक्शन में पर्टिकुलर रिएजेंट और पर्टिकुलर कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है देन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे उन्होंने पूछ ही दिया व्हाट इज लिंडलर्स कैटलिस्ट, व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, तो इस टाइप की चीजें जो है वो आपने पढ़ के जानी है। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर HPTGT कमीशन फॉर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। सो आई होप कि आपको ये चीजें जो है वो कंप्लीटली समझ में आ गई होंगी, क्योंकि सिलेबस कहीं भी पर्टिकुलरली जो है वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। पिछले पेपर को एनालिसिस करने के बाद इन चैप्टर्स तक जो है वो मैंने ये चीजें देखी है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम सिलेबस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री फॉर HPTGT कमीशन की कहाँ से जो है वो क्वेश्चन देखने को मिला। क्लियर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज आती है आपकी मोल कंसेप्ट के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है। हालांकि यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है वो हर बार देखने को मिला, बट दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एवोगैड्रो नंबर के ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में देखा गया। मेनली जो है वो मैंने अभी तक एवोगैड्रो नंबर पर ये क्वेश्चन देखा है। हालांकि मैंने इंपेरिकल फॉर्मूला वगैरह चीजों पे ये क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा है, तो हो सकता है कि इंपेरिकल फॉर्मूला के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करूं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर तो वैसे इनऑर्गेनिक का पार्ट है, लेकिन जहां पे क्वांटम नंबर्स आ जाते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री आ जाती है, वहां पे जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम एज अ फिजिकल केमिस्ट्री डील करते हैं। सो अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो फिजिकल केमिस्ट्री से आने वाला पार्ट है दैट इज योर क्वांटम नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइक कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं, या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और भी आपके जितने भी क्वांटम नंबर्स हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं।
नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स आपका हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स क्या होते हैं, उनके पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस क्या है, हाफ लाइफ पीरियड क्या है, इन सब चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। और एट द एंड जो हम इसमें पढ़ते हैं वो हम कैटालिस्ट और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में भी पढ़ते हैं। यहाँ पे ये चीजें जो है वो स्टडी करना जरूरी है। एक इक्वेशन आती है इसमें नर्नेस्ट इक्वेशन, उसके बारे में भी पता होना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से जो चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो डिफेक्ट्स जो है वो यहाँ से पढ़ना जरूरी है। यहाँ से जो है वो डिफेक्ट्स के बारे में पक्का पूछा जाता है, लाइक स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक, स्कॉट के डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, एफ सेंटर क्या होते हैं। एंड नेक्स्ट जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर के ऊपर जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलता है, लाइक दिस इज पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बीसीसी, एफसीसी, सिंपल क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो उनके नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल पूछे जाएंगे, या उनकी वॉल्यूम एफिशिएंसी के बारे में पूछा जाएगा, या फिर टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की एफिशिएंसी के बारे में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे हर सारे क्वेश्चन देखा है मैंने, 2 बार आ चुका हुआ ये क्वेश्चन कि उन्होंने पूछा हुआ था कि बीसीसी में एम्प्टी स्पेस कितना होता है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम एफिशिएंसी ऑफ बॉडी क्यूबिक सेंटर का कितना होता है, दैट इज 62%। तो 100 माइनस 62 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज योर आंसर, नॉट 62, इट इज 68%। ठीक है, तो वहां से हम जो है वो माइनस करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। बट बिफोर दैट यू हैव टू रीड अबाउट व्हाट आर दीज थिंग, क्रिस्टल लैटिस क्या है, ब्रेविस लैटिस क्या है, देन आपका क्यूबिक, ट्रायगोनल या हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर्स है उनमें सबसे ज्यादा सिमेट्रिक कौन है। तो यहाँ से भी बेसिक चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। एंड सॉलिड स्टेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अमंग दीज चैप्टर्स। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स से, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो थर्मोडायनेमिक्स से देखा गया है वो लॉज के ऊपर जो है वो क्वेश्चन देखा गया है। और अभी तक थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ और थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेकंड लॉ जो एंट्रोपी के साथ डील करता है, वहां से क्वेश्चन 2 बार आ चुका हुआ है। साथ में इसी चैप्टर में जो है वो हम डेल्टा जी के बारे में भी स्टडी करते हैं, जिसे गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है। सो दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। क्लियर। इक्विलिब्रियम की बात करूं तो यहाँ से जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन वाली रिएक्शन, ली चैटर्लियस प्रिंसिपल, इन चीजों के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मोलैरिटी आपका हो गया, मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन होगी, पार्ट्स पर मिलियन हो गए, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स जो है वो देखने को मिले हैं। तो ये वही चैप्टर है जहां से न्यूमेरिकल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। साथ में ही सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो स्टेट ऑफ मैटर में जो है सबसे पहले गैसियस लॉज के बारे में पता होना जरूरी है, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ। देन आपके डाल्टन का पार्शियल प्रेशर जो है वो देखा जाता है। ये सब चीजें जो है वो स्टेट ऑफ मैटर में जो है वो आती हैं। सो दिस इज आल्सो द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। साथ में स्टेट्स ऑफ मैटर में कितने स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस है, प्लाज्मा है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन है, उनके बीच में क्या फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, वो सब चीजें जो है वो इसी चैप्टर में स्टडी करी जाती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ से भी वैसे न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज न्यूमेरिकल, और इसके बाद जो है बेसिक लेके चलना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जिसमें हम गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में स्टडी करते हैं। इसी चैप्टर में हम बैटरीज के बारे में भी स्टडी करते हैं, और साथ में सेल को कैसे डिफाइन किया जाता है वो भी स्टडी करते हैं। एंड कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लाइक रेजिस्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, ओहम्स लॉ क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीजें इसी चैप्टर में जो है वो स्टडी की जाती है। इवन लास्ट कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कंडक्टेंस के ऊपर जो है वो न्यूमेरिकल पूछा गया था, मोलर कंडक्टेंस, जिसमें आप लैम्डा एम से जो है वो वैल्यू निकालते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री सिलेबस। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो 110% श्योर जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है इतनी सी बात। और देखो क्वेश्चन ना कोई ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत इजी पूछ जाते हैं। इवन कभी कभी तो ऐसा है कि बुक का जो टॉपिक है उसके फर्स्ट लाइन से ही क्वेश्चन बना दिया गया होता है। सो तैयारी करना बहुत इजी है। जस्ट ये है कि सिलेबस एक जगह इन्होंने नहीं बनाया हुआ था, सो मैंने आपको जो है वो सिलेबस यहाँ पे बता दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी प्रिपरेशन करोगे तो आसानी से जो चीजें हैं वो आपकी हो जाएंगी।
क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने जो है वो ये चीजें स्टडी करनी होती हैं, ठीक है। एक चैप्टर आपका रह गया, दैट इज द सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री से जो आज से क्वेश्चन पूछा गया है वो मेनली एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, और एक बार उन्होंने सॉर्प्शन के बारे में पूछा हुआ था कि सॉर्प्शन क्या होता है या डिसॉर्प्शन क्या होता है। और इसी चैप्टर में अगर हमारे पास कोई फिजियोप्शन या केमिजॉर्प्शन से चीजें रिलेटेड है तो वो भी इस चैप्टर में पूछी जाती हैं। साथ में वॉन हॉफ फैक्टर के बारे में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? गोल्ड नंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नेक्स्ट आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस लाइक एमल्शंस क्या होते हैं, सोल्स क्या होते हैं, एरोसोल्स क्या होते हैं, वहां से भी डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट है आपका सिलेबस फॉर एचपीटीजीटी कमीशन फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड दिस इज वेरी वेरी इजी। बहुत ही इजी से क्वेश्चन जो है वो यहाँ से देखने को मिलते हैं, नॉट दैट मच इजी, बट हाँ आप उनको जो है वो तैयारी करोगे तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो वन लाइनर क्वेश्चंस भी आप कितने ही पढ़ लोगे, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कितने ही वन लाइनर क्वेश्चन या एमसीक्यूज को आप याद रख पाओगे। सो एटलीस्ट सबसे पहले जो है एक चैप्टर को प्रॉपर वे में स्टडी करना जो है वो जरूरी होता है, क्योंकि मान लो आपको पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आता, यू डोंट नो अबाउट दिस, बट एटलीस्ट आप में इतनी कैपेबिलिटी तो होगी कि आप एलिमिनेशन मेथड से कुछ ऑप्शंस को डिलीट करके वहां से जो है वो आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? तो चलो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करूं तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पता नहीं कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। और अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ से जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है दैट इज एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी चाहे वो किसी ने भी दी हो, चाहे वो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, थॉमसन की थी, या फिर आपकी जो है वो बोर्स मॉडल था, या फिर रदरफोर्ड मॉडल था, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो देखे जाते हैं, इवन आई भी हुए हैं। नेक्स्ट इसी चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रेडियो एक्टिविटी, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से भी ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला। क्लियर है? रेडियो एक्टिविटी के बाद आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी, उनके लिए जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे, किसने डिस्कवर किए थे वो सारी चीजें आप इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोटोप, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन जो वो डेफिनेटली देखने को मिला है। देन हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला है। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो है वो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के बारे में जो है वो क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरीके से लिखी जाती है, उनके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी आ चुके हुए हैं। क्लियर है? सो वंस अगेन आई रिपीट कि जो ये प्रिंसिपल थे, लाइक अबाउट प्रिंसिपल हो गया, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो गया, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, इनके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपका चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। इफ आई से कि एचपीटीजीटी कमीशन फॉर केमिस्ट्री के लिए ये दो चैप्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इस चैप्टर को अगर आप प्रॉपरली वे में कवर कर लोगे तो यहाँ से ही जो है वो बहुत सारी चीजें आसानी से पता चल जाती हैं। इसी चैप्टर से आप जो है वो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में जो है वो पता कर लेते हो। लोन पेयर्स जो है कैसे काउंट करने हैं उनके बारे में पता चल जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या हमने कैसे निकालनी है उसके बारे में पता चल जाता है। क्लियर? अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं तो इसमें तो सबसे पहले हम बॉन्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन सा कोवलेंट है, कौन सा आयोनिक है, कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इन सब चीजों के बारे में जो है वो स्टडी किया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में स्टडी किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट वस्पर थ्योरी के बारे में, ठीक है, वस्पर, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से देखने को मिलता ही मिलता है। या तो आपसे शेप के बारे में पूछा होगा, या तो ज्योमेट्री के बारे में पूछा होगा, या बॉन्ड एंगल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। क्लियर है इतनी सी बात? इसके बाद आपकी आती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें आप जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जो है वो स्टडी करते हो। और लास्ट में आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें आप बॉन्ड ऑर्डर्स और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हो। सो दीज three theories are very important for the HPTGT Commission exam. क्लियर है? नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल। दो या तीन क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से हर साल देखने को मिलते हैं। पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ से किस किसने, कौन से साइंटिस्ट आए, कौन कौन से पीरियोडिक टेबल सबसे पहले आए, उनके बारे में पता होना जरूरी है। उनकी लिमिटेशंस के बारे में पता होना जरूरी है। नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो तीन चैप्टर्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
नेक्स्ट इनके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि उन्होंने पूछा होगा कि बताओ पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, या उन्होंने 4-5 मॉलिक्यूल्स दिए होंगे और पूछा होगा कि बताओ बेसिसिटी इफेक्ट क्या है, या एसिडिटी ऑर्डर क्या है, या फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, या फिर पर्टिकुलर कंपाउंड से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर रिएक्शन उन्होंने पूछी होगी जिसमें एक पर्टिकुलर ऐसा कंपाउंड बनता होगा जो कहीं पे यूज किया जाता होगा। क्लियर है? सो दीज ऑल आर इन दिस चैप्टर, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेटलर्जी की, तो एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से भी देखने को मिलता है जिसमें आप स्मेल्टिंग, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, या फिर और भी जितनी डिफरेंट हाइड्रोमेटलर्जी होगी, फ्लोटेशन प्रोसेस होगी, इन सभी चीजों के बारे में जो है वो मेटलर्जी में स्टडी किया जाता है। क्वेश्चन सिंपल सा आता है, उन्होंने कंपाउंड दिया होगा, पूछा होगा कि इसकी सेपरेशन के लिए या इसकी प्योरिफिकेशन के लिए हम किस मेथड का यूज जो है वो करते हैं, या फिर उन्होंने जो रोस्टिंग है डेफिनेशन से क्वेश्चन उठा लिया होगा, स्मेल्टिंग के बारे में पूछा होगा, लीचिंग के बारे में पूछा होगा। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था तो उन्होंने बोला था कि कार्बोनेटेड ओर्स को प्योरीफाई करने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, देन दैट इज हम वहां पे कैल्सिनेशन का यूज करें। बट बिफोर दैट आपको जो है इनके डेफिनेशन पता होना जरूरी है, कौन कौन सी प्रोसेस जो है वो यूज करी जाती है उस चीज का पता होना जरूरी है। जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन है तो वो आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए करी जाती है, फ्लोटेशन प्रोसेस है तो वो एल्यूमिनियम के लिए की जाती है, हाइड्रोमेटलर्जी जो है वो गोल्ड, सिल्वर, आर्सेनिक और यूरेनियम के लिए की जाती है। ये सब चीजें जो है वो हम मेटलर्जी वाले चैप्टर में स्टडी करते हैं। क्लियर है? ऐसे ही अब मैं आगे बात करूं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, सो दिस इज वेरी वेरी इजी चैप्टर और इंटरेस्टिंग भी है। तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहले तो हम IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है अभी तक 1 या 2 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिले हैं। अगर उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम नहीं पूछा हुआ है तो वहां पे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो देखने को मिलता है, और इसमें जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जो है वो आनी चाहिए। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है, बट चांसेस हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बेसिस पर भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत छोटा सा चैप्टर है, यहाँ पे आप सिस और ट्रांस के बारे में भी स्टडी करते हो, या फिर आपका कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट कंपाउंड है लाइक सिस प्लेटिन हो गया, तो वहां से उनके यूजेस के बारे में जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट है अब आपके 2 चैप्टर्स, दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो मैं बात करूं अगर पहले एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की, तो इसमें जो है पॉल्यूशन से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लेयर्स, एटमॉस्फेरिक लेयर्स, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इनके बारे में स्टडी करते हो। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से जो है वो देखने को मिलते हैं। सो दिस वन इज, यू कैन से दैट कि दिस वन इज स्कोरिंग। अगर ये पता है ना, और पता है ना तभी आंसर सही हो पाएंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें आप मेडिसिन से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, या फिर आपके कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, या पर्टिकुलर कोई कंपाउंड है जो किसी के लिए स्पेसिफिक यूज किया जाता है, लाइक एक्सप्लोजिव्स यूज हो गए, या केमिकल इन कॉस्मेटिक्स कौन कौन सा यूज होता है, या कौन सा केमिकल किस चीज के लिए यूज किया जाता है, वो आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़ते हैं। मैं बोल सकती हूँ दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब जनरल क्वेश्चंस की बात आती है तो हमें पता होता है, बट हम ऑप्शंस देख के जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दिस इज होल अबाउट द सिलेबस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें मैं बात करूं एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, बाकियों से क्वेश्चन थोड़े कम कम देखने को मिलते हैं, लेकिन वहां से क्वेश्चन के आने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। बट डोंट फॉरगेट दीज ऑल चैप्टर्स, क्योंकि यही जो होते हैं वो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, स्कोरिंग टॉपिक्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो चलो अब अगर मैं बुक्स की बात करूं कि हमें कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो स्टडी करनी है HPTGT कमीशन के लिए, तो सबसे पहले तो मैं बेस से ही चलूंगी कि बेस में जो है वो NCERT जो है वो सबसे पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो अब टेट तो क्लियर हो गया है, टेट में क्या होता है कि हमने 6 to 10 जो है वो डिटेल में जो है वो बुक्स को स्टडी किया होता है, स्पेशली मैं NCERT की बात करूं। और अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखोगे तो NCERT से जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो उठाए गए होते हैं, कोई क्वेश्चन को जो है वो टिपिकल नहीं बनाया होता है, सिर्फ एक लाइन से ही जो है वो क्वेश्चन बना दिया गया होता है। सो NCERT जो है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। NCERT +1
+1 और +2 की भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, बट क्योंकि वहां पे क्या है कि चीजें बहुत सिंपल वे में है, एक ही लाइन में समझा दी गई है, तो वो कभी कभी क्या होता है कि समझ नहीं आता है। तो जो भी आपने अपने +1 और +2 में केमिस्ट्री की जो भी रेफरेंस बुक स्टडी की थी, चाहे वो मॉडर्न की है, चाहे वो दिनेश की है, चाहे वो प्रदीप की है, या किसी भी पब्लिशर की है, जो भी आप पहले से पढ़ते आए हैं, सिर्फ उस एक बुक को उठाओ और बहुत ज्यादा सोर्सेज को देखने से बेटर है कि आप उसी बुक को जो है वो बार बार जो स्टडी करोगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के काबिल बन जाओगे। क्लियर है? तो अगर मैं बुक्स की बात करूं तो ये जो 2 बुक्स हैं ये मोर देन इनफ है, इवन कि मैं कहूँ कि ये बहुत ज्यादा है। एनसीईआरटी भी पढ़ के जाओगे, अगर एक एनसीईआरटी को 3-4 बार भी स्टडी कर लिया तो बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो ऑलरेडी आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना जो है वो जरूरी है, क्योंकि इससे आपको एक माइंड में सेट हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, तो इनकी प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। अपने 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ और उनकी जो है प्रैक्टिस करो। वैसे मैंने सारे जितने भी एचपीटीजीटी कमीशन के अभी तक एग्जाम हुए हैं, मैंने उन सबके वीडियो सॉल्यूशंस यूट्यूब पे डाल रखे हैं, सो आप वहां से भी जो है वो इन चीजों के बारे में स्टडी कर सकते हो। सो अगेन अगर मैं बात करूं, बहुत सारी बुक्स पढ़ने से बेटर है एक ही बुक को बहुत ज्यादा बार पढ़ लो, मल्टीपल सोर्सेज की जगह अपनी एक बुक को पकड़ो और उसको जो है वो 3-4 बार भी पढ़ लोगे तो आराम से जो है वो पेपर क्लियर हो जाता है। क्लियर है? तो एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एचपीटीजीटी कमीशन एग्जाम। एंड लास्ट में आपके बचती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और जब आप इन सभी चीजों को एनालिसिस कर लेते हो तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज जो है वो अटेम्प्ट करने का ट्राई करो, बिकॉज जितने ज्यादा एमसीक्यूज अटेम्प्ट करोगे आफ्टर स्टडी आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे और आपको पता चलेगा कि पेपर किस तरीके से जो है वो अटेम्प्ट किया जाता है। क्लियर? So this is all about the books and syllabus for the chemistry in HPTGT Commission. So I again repeat कि अगर आप सिविल स्टेप हिमाचल से हमारा कोर्स परचेज करते हो, देन बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 24 अप्रैल 2023 से, जिसमें HPTGT कमीशन फॉर मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों के लिए जो है वो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आपको जो है वो प्रैक्टिस सेट, हैंडआउट्स और वीडियो सॉल्यूशंस और पूरे चैप्टर्स जो है वो डिटेल में स्टडी करवाए जाएंगे। So this is the high time for boost up your preparation. I hope you like this session और आपको चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। So अपनी स्टडी अच्छे से करते रहिए। All the best and thank you so much.